देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है। आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। अगर भारत के मुसलमानों ने ये वीडियो नहीं देखा ना तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर पूरी पार्लियामेंट को पूरे मुस्लिम सांसदों ने हिला डाला है। और वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, सभी सांसद मुस्लिम सांसदों की वीडियो। जो आप लोगों को पता होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को लेकर, संभल की मस्जिद को लेकर, दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर, कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनको लेकर भारत के अंदर ऐसा विवाद चल रहा है कि जिनको खोदने की मांगे चलाई जा रही हैं। लेकिन उसको लेकर पार्लियामेंट में पूरे मुस्लिम जो कि एमपी हैं एक होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आवाज उठाई है, वाकई में दिल खुश कर दिया। सबसे पहले ओवैसी साहब की भाषण सुनाने वाला हूं, फिर इकरा हसन का, जियाउर रहमान का और कई ऐसे मुस्लिम सांसद, 2 सांसद और हैं जिनका मैं आप लोगों को वो भाषण सुनाने वाला हूं। वाकई में उन्होंने मुस्लिम समाज का पूरी तरह से दिल जीत लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं जो कि बेताब जो आवाज है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो फेवरेट लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब ने क्या कहा था, अगर मैं संसद को खोद दूं, इसको खोदने की बात कर दूं तो यहां अगर वो मस्जिद का कुछ प्रूफ निकल जाए तो क्या मैं यहां पर मस्जिद बना लूं, कुछ इस तरह से कहा है। सबसे पहले आप लोग ओवैसी साहब की इस बयान को सुने, इस भाषण को सुने, उसके बाद में सभी के भाषण मैं आप लोगों को बारी बारी से सुनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरे भारत के मुसलमानों तक आप लोग शेयर कर दें। सबसे पहले आप लोग सुनिए ओवैसी साहब ने क्या कहा है। बात दफा 25 में प्रोफेस कहा गया, आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस। सर, आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ, ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर, आर्टिकल 25 में अमल करना। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा, राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे, उनको जिंदा जला दिया गया। सर, फिर प्रोपगेट, आप ये आर्टिकल 25 का 3rd सेक्शन प्रोपगेट। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ़्फ़ुज़ है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव माइनॉरिटी AMU. This government went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed
in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life. Right to life तो उस वक्त भी था. मैं आपको मिसाल दे. दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये वीडियो सुना है, पार्लियामेंट में जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, ऐसा शायद ही कोई कभी मुस्लिम लीडर दहाड़ सकता है। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं उन मुस्लिम एमपीओ को जिन्होंने ओवैसी साहब के साथ में पार्लियामेंट में खड़ा होकर के पूरे मुसलमानों के लिए, पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के लिए, एससी एसटी के लिए, पूरे लोगों के लिए आवाज उठाई है। यही नहीं, अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं सेकंड जो के एमपी हैं जिया उर रहमान। सबसे पहले आप लोग जिया उर रहमान की इस भाषण को और सुने। दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था माननीय सभापति जी? सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी। आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो इसके जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे, तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूँ आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही। एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है, तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं। और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है, इसलिए तेजी के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, ये सवाल बंटवारे का नहीं, बल्कि हम वतनों के लिए, जिनका जमीर मर गया है, उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है। हम चाहते हैं इस देश की आजादी, हमारी देश की, सभापति जी बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट। हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोगों ने जिया उर रहमान का ये पार्लियामेंट का भाषण सुना है, वाकई में दिल जीतने वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं मोहम्मद जावेद का भी सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो इकरा हसन कैराना से सांसद हैं सपा की, उसके बयान को भी सुन ले। इकरा हसन ने भी जमकर बरसी हैं उन लोगों पर। सबसे पहले आप जरा इकरा हसन के भी इस बयान को सुन लें। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो इकरा हसन ने जो ये बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर, वाकई में ये दिल को जीतने वाला है।
बयान बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। अब मैं आप लोगों को लास्ट एक बयान सुनाने जा रहा हूं, जो कि एक बेस्ट बयान है सांसद मोहम्मद जावेद का। आप लोग जरा इस बयान को भी सुन ले, वाकई में बड़ा शानदार है जो मोहम्मद जावेद ने आवाज उठाई है। वो जलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। थैंक यू वेरी मच सर। मैं डॉक्टर जावेद, आपने नाम लिया, मैं हिंदुस्तान का एक प्राउड मुस्लिम हूँ और मुझे शुक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे पूर्वजों ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है, और वो तोहफा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके वजह से आज हम अपने आप को महसूस समझते हैं, महफूज समझते हैं। लेकिन जो ये मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, हमारे साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज हमसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को पब्लिकली अब्यूज किया जा रहा है, हमारे साथ लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को दाढ़ी से नोचा जा रहा है, हमारे लोगों को नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीनों को छीनी जा रही है, हमारी दरगाहों पे कब्जा की जा रही है, हमारे बच्चों से एक ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हैं जो नहीं बोलते, और नहीं बोलने के कारण उस पर अत्याचार होता है। ये आज का हिंदुस्तान है इनके सामने, इनके चलाते हुए, जिसका हम विरोध करते हैं। और सर वही नहीं, पिछले कुछ दिनों में 686 स्पीचेस हुए। आपको जान के ताजुब होगा सर। किसको लात मारा आप बताइए, तथ्य दीजिए, किसको कहा लात मारा, तथ्य दीजिए। हम देंगे सर। नमाज पढ़ते वक्त दुनिया ने देखा, ताजुब है आप छुप गए देखने के लिए। सर 686 हेट क्राइम्स हुए हैं पिछले वारदात, लेकिन उनमें से हेट मॉन्गर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं किया इस मौजूदा सरकार ने। और किसके खिलाफ कर रहे हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ जो विसल ब्लोअर हैं, उनके खिलाफ जो न्यूज देते हैं, सोशल मीडिया कहता है। मीडिया तो बिका हुआ, हम सब जानते हैं, इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन और सर आप कंटिन्यू करो। वो जलाते रहे हमारे आशियाने। सर वी आर टुगेदर इन जेपीसी। वो जलाते रहे हमारे आशियाने, हम बनाते रहेंगे मोहब्बत के तराने। आप लोगों ने डॉक्टर जावेद का सुना है, लेकिन लास्ट में एक मजेदार इंटरव्यू में, यानी मजेदार भाषण में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जो कि सबसे इमरान मसूद का, जो कि ये भी मेरे लिए थोड़े बेस्ट हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हैं ही, लेकिन इमरान मसूद ने जो आवाज उठाई है वाकई में दिल जीत लिया है। सबसे पहले हम लोग इमरान मसूद के जरा इस भाषण पर भी नजर डाल लें, इसको हमें आगे तक भी शेयर करना है सभी तक। पहले आप इमरान मसूद के इस भाषण को जरा सुन लें। हम लोग संविधान को बनाने वाले लोग हैं, हम संविधान को बनाने वाले, मानने वाले, और संविधान को अपने सीने से लगाने वाले हैं। किसी के लिए एक किताब हो सकती है, लेकिन हमारे लिए तो एक पवित्र ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें देश के अंदर बराबरी का अधिकार मिला। मान्यवर 2 मिनट। इसी ग्रंथ के माध्यम से हमें अधिकार मिला। आज हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है। वक्फ के नाम के ऊपर, वक्फ के नाम पे हमारी संपत्ति छीनने की साजिश की जा रही है। आज हमें पूरे तरीके से जगदम्बिका पाल साहब ने हमारे माननीय नहीं अभी बैठो सुनो, सुनना भी रखो। वक्फ के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टी छीनने की साजिश की जा रही है। वक्फ कानून ला करके सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर कि आज जिस प्रकार से इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, एक सबसे बड़ा उदाहरण मनोज परमार नाम का आदमी जो कारोबारी था, उसके बच्चों ने राहुल जी को उनकी यात्रा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक दी। उसके घर पर ईडी की रेड हुई।
ईडी की रेड हुई, उसने सुसाइड किया, अपनी पत्नी के साथ सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि ईडी के अधिकारी ने उसके कंधे पर पैर रखकर कहा कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, प्लीज प्लीज तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हमें डराने के लिए होगा। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इन तमाम आवाजों को चुप करने के लिए होगा। ये संविधान के इस पावन मौके पर जब हम संविधान के पर चर्चा कर रहे हैं तो हम इस संविधान की चर्चा में कहना चाहता हूं कि संविधान, मान्यवर माइक बंद हो गया। आप लोगों ने जिस तरह से इन मुस्लिम सांसदों के वीडियोस देखे हैं जो मैंने आप सभी लोगों को दिखाए, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में मेरा तो दिल बड़ा खुश है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया हुआ है कि किसी अगली फैसले की अगले तारीख फैसले की जो आना है वो फैसला, उसको आने तक अगर किसी ने भी मस्जिद मंदिर को लेकर नया मुकदमा दर्ज किया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोई भी बंदा, कोई भी छोटी अदालतें हैं, कोई भी छोटे कोर्ट हैं, वो जज और ये फैसला भी नहीं सुना सकते, नहीं ये मुकदमा दर्ज कर सकते कि फला मस्जिद के नीचे फला मंदिर है या फला मंदिर के नीचे फला मस्जिद है या मस्जिद के नीचे फलान है। इस तरह से मुकदमा कोई भी दर्ज नहीं किया जाएगा, नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही जो पहले से मुकदमे डले हुए हैं, कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, उन पर किसी भी तरह से छोटे जज हैं वो अपनी तरफ से फैसला नहीं सुनाएंगे, नहीं कोई सर्वे कराई जाएगी दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में इकरा हसन, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद और भी बहुत सारे हैं, जियाउर रहमान, इन्होंने जो वाकई में दिल जीता है संसद के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह से भाषण देकर वाकई में बड़े शानदार भाषण दिए इन लोगों ने, अगर इसी तरह से देते रहे तो वाकई में कुछ ना कुछ तो मुसलमानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो भी रह रहे हैं हो सकता है। एक और है सांसद जो कि चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी की तरफ से है, वो भी एक शानदार है, उसको भी मैं पसंद करता हूं। लेकिन दोस्तों आखिरकार आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बात को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर करें जितना आपके पास में शेयर किया जाए। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।